नमस्कार बच्चों। तो आज हम बहुत लंबे समय बाद मिले हैं। जो कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए, अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हम पहले वीडियो जो दे रहे थे, पहला लेसन था अर्थशास्त्र का परिचय। उसकी हम 6 पार्ट हैं जो पहले दे चुके हैं, और आज हम अगला पार्ट 7वां पार्ट पढ़ेंगे। तो जो भी पहले जो 6 पार्ट हैं उनको आप पढ़ लीजिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। और वो सारे जो पार्टों की लिंक है वो हमारे चैनल पे नीचे उपलब्ध है। तो हमारा जो अगला बिंदु है, अगला पार्ट है, इसमें पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के नियमों की कमियां, लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लॉ। अर्थशास्त्र के जो नियम की कमियां या इसकी सीमाएं क्या हैं। जैसे कि प्राकृतिक जो विज्ञान है, भौतिक शास्त्र है, रसायन विज्ञान है, इन सबको प्रयोगशाला में रखकर प्रयोग कर सकते हैं, और जो उनके परिणाम निकलते हैं प्रयोग करने के बाद में, वो बिल्कुल कैसे निकलते हैं, खरे निकलते हैं, वास्तविक होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। इस तरह से अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय नहीं है जिसको प्रयोगशाला में रख सकते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र बच्चों क्या है, एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है। वो समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनके मानवीय जो व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र के लिए तो बच्चों क्या हो गया, एक समाजी प्रयोगशाला कहलाती है। तो इस प्रकार से देखिए, प्राकृतिक विज्ञान के विषय जैसे कि भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के नियमों व सिद्धांतों में पूर्ण शुद्धता होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि उनको हम जब प्रयोगशाला में रखेंगे तो उनको जो प्रयोगशाला में रखने के बाद, प्रयोग करने के बाद जो परिणाम निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, विश्वसनीय होते हैं, वास्तविक होते हैं, खरे होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के विषय को प्रयोगशाला में देखकर उन नियमों व सिद्धांतों की वास्तविकता परख सकते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक शास्त्र, तो इनके नियमों को क्या करेंगे, नियम और सिद्धांतों को जब प्रयोगशाला में रखेंगे तो उनकी वास्तविकता को परख सकते हैं। उनसे निकलने जो परिणाम निकलते हैं वो वास्तविक होते हैं, एकदम सत्य होते हैं, सत्य के पूरी तरह से सत्य होते हैं। अर्थशास्त्र एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है, और उसमें जो भी उस पर प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाएगा, समाज में। तो अर्थशास्त्र एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान होने के कारण इसके जो नियम व सिद्धांतों को किसी प्रयोगशाला में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है। और जब सामाजिक विज्ञान की शाखा होने के कारण समाज में कहाँ लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, तो उनको प्रयोगशाला में नहीं परख सकते, प्रयोगशाला में रखकर प्रयोग नहीं। अर्थशास्त्र व सामाजिक विज्ञान के लिए तो समाज ही प्रयोगशाला होती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के नियम व सिद्धांत की तरह उतने खरे नहीं होते हैं। तो अर्थशास्त्र के लिए प्रयोगशाला क्या होती है बच्चों, समाज ही एक प्रयोगशाला है। तो समाज में जो भी प्रयोग किए जाते हैं वो उतने खरे और विश्वसनीय नहीं होते हैं। अर्थशास्त्र के नियम व सिद्धांतों में पूर्ण शुद्धता नहीं होने के कारण कम विश्वसनीयता देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें बच्चों किसका अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसलिए वो मनुष्य को अब हम प्रयोगशाला में तो रख के प्रयोग कर नहीं सकते हैं। इसलिए क्या है, उसके जो भी परिणाम निकलते हैं वो कैसे होते हैं, कम विश्वसनीय होते हैं। वो कैसे बच्चों, जैसे कि अभी मनुष्य का व्यवहार क्या है, बदलता रहता है। अब जैसे मांग के नियम और सिद्धांत क्या होते हैं, जैसे कि बच्चों मांग के नियम, पूर्ति के नियम और जो सिद्धांत है, उन सभी सिद्धांतों में जैसे हम उदाहरण के लिए लेंगे मांग का नियम। तो मांग के नियम के लिए क्या होगा कि जब किसी भी वस्तु की जो आवश्यक वस्तु है, जो कि व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करती है, उसको जब वो खरीदेगा मार्केट में, तो अपनी दी हुई आय के अनुसार और दी हुई कीमत पर, उस वस्तु की दी हुई कीमत पर खरीद के क्या करता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है।
उस समय, लेकिन जब उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसका व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है। तो इस प्रकार जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, सामाजिक विज्ञान की शाखा है और समाज में रहने वाले लोगों के मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इसीलिए उसके जो परिणाम निकलते हैं वो कैसे होते हैं, कम विश्वसनीय होते हैं। अर्थशास्त्र में भविष्यवाणी कर सकने के चरण, अर्थशास्त्र के नियमों व सिद्धांतों का विकास हो चुका है, लेकिन फिर भी अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण, सभी विषयों से क्या है, महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये भविष्यवाणी कर सकने तक का जो चरण है उस तक इसका विकास हो चुका है। इसी कारण आज अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण विषयों में से एक विषय कहा जाता है। अब बच्चों ये तो हो गई इसकी जो लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, इसकी कमियां हैं, वो हो गई। तो अब हम आगे जो अगला बिंदु पढ़ेंगे वो अर्थशास्त्र की जो मान्यता है कि आर्थिक जो नियम और विश्लेषण का जब अध्ययन करेंगे तो उसकी किन किन मान्यताओं को मानकर अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र की मान्यताएं, अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। आर्थिक विश्लेषण करते समय कई प्रकार की बातों, दशाओं और शर्तों की मान्यताओं को लेते हैं। जब हम किस अर्थशास्त्र के जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनका अध्ययन करेंगे, उनका विश्लेषण करते समय क्रमबद्ध रूप से जब उनका अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो कुछ बातें, कुछ दशाएं और कुछ शर्तें ऐसी होती है कि उनको मानकर चलते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, मान्यताएं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक नियम व सिद्धांत, अर्थशास्त्र के नियम, मांग का नियम, पूर्ति का नियम, लगान का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत, तो ये जो नियम और जो सिद्धांत है, जब इनका विश्लेषण करेंगे तो अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांत के पीछे कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें दिया हुआ मान लिया जाता है। जब उनका विश्लेषण करेंगे तो उन परिस्थितियों को हम कैसा मानकर चलते हैं, दिया हुआ मानकर चलते हैं। इस प्रकार विभिन्न आर्थिक नियम व सिद्धांत के खरा उतरने या पूर्णतः सत्य सिद्ध होने के लिए कुछ ऐसे विशेष बातों, दशाओं या शर्तों की मान्यताओं को पूरा किया जाना आवश्यक होता है। जब इसके नियम और सिद्धांतों का जो आर्थिक विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे क्रमबद्ध तरीके से, तो उस समय कुछ बातें हैं, कुछ दशाएं हैं और मान्यताओं को पूरा किया जाना आवश्यक होता है। वो तभी पूरी तरह से क्रमबद्ध तरीके से क्या होगा, उनका विश्लेषण संभव हो पाएगा। तो बच्चों, आर्थिक नियमों व सिद्धांतों का विश्लेषण करते समय मुख्य मान्यताएं, जो मान्यता है ये ली जाती है। तो बच्चों, पहली जो मान्यता है, अन्य बातें समान रहने पर। यहाँ पे जो ये अन्य बातें समान रहने पर, ये अन्य बातें से मतलब है जैसे कि मांग का, जो अर्थशास्त्र के जो नियम है, जैसे मांग का नियम है, पूर्ति का नियम है। अब मैं आपको उदाहरण देती हूँ मांग के नियम की। अब मांग का नियम कैसे लागू होता है, तो जैसे मांग का नियम में अन्य बातें समान रहने पर, यहाँ अन्य बातें समान रहने पर से मतलब क्या है कि यहाँ अन्य बातें, जैसे मांग के नियम का संबंध वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध को बताता है। तो मांग के नियम में वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा, उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में कैसा रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है। तो उस समय सिर्फ उसमें वस्तु की कीमत, उसमें मांग के नियम के अंतर्गत सिर्फ किसका ध्यान दिया गया है बच्चों, वस्तु की कीमत का। और अन्य बातें यहाँ क्या मान ली गई है, समान रहे। अन्य बातों से मतलब है जैसे कि उपभोक्ता की रुचि है, आय है, फैशन है, इन सबको यहाँ पे क्या माना गया है, स्थिर। अगर ये परिवर्तन हो जाएंगे तो उसमें क्या है, वस्तु की मांग का नियम यहाँ लागू ही नहीं होगा। इस प्रकार से दूसरी जो मान्यता है, आर्थिक विश्लेषण, आर्थिक इकाई की विवेकशीलता, या जो भी आर्थिक इकाई, जैसे एक उपभोक्ता है, उपभोग करेगा तो उसकी विवेकशीलता उसके ऊपर निर्भर करती है। तो आर्थिक इकाई की विवेकशीलता
को मानकर चलते हैं कि उसमें इतना विवेक है कि विवेक से वो वस्तु का उपभोग करेगा, वस्तु को कौन सी वस्तु उसको मार्केट से खरीदनी है जो कोई कम कीमत पर हो, उसकी आय के अनुसार हो, जो उसकी दी हुई आय है उसके अकॉर्डिंग वो उसको खरीद सकता है। तो वो उसका विवेक पर निर्भर करेगा कि वो किस वस्तु को खरीद सकता है और उसकी आय के अनुसार। तो इसमें आर्थिक इकाई की विवेकशीलता, इसको भी क्या है, दिया हुआ मानकर चलते हैं। आर्थिक मानव जो आर्थिक क्रियाएं संपादित करता है। साम्य, चौथी इसकी मान्यता है बच्चों, साम्य या संतुलन की आरंभिक दशा। संतुलन की या साम्य जो है या संतुलन की आरंभिक दशा कौन सी होती है? जैसे कि जो उपभोक्ता है, मांग के नियम का मैंने यहाँ उदाहरण दिया था। तो मांग के नियम में बच्चों जैसे जिस वस्तु पर जिस कीमत पर और जिस वस्तु को उपभोक्ता खरीद के जहाँ वो संतुष्टि प्राप्त करेगा तो वो उसका क्या कहलाएगा? साम्य या संतुलन स्तर। तो उसको भी क्या है, उसकी आरंभिक दशा को मानकर चलते हैं। अब विशेष सामाजिक व राजनीतिक आर्थिक जो संस्थाओं से संबंध, ये सब भी मानकर चलते हैं। जीव विज्ञान, अब छठी इसकी जो मान्यता क्या है, जीव विज्ञान व भूगोल से संबंध। तो ये सभी चीज़ों को मानकर चलते हैं। ये सब आर्थिक विश्लेषण करते समय आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक नियमों सिद्धांतों का जब अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो इन सब मान्यताओं को मानकर चलते हैं कि ये मान्यता होनी चाहिए, नहीं तो वो नियम, वो जो सिद्धांत है उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन नहीं हो सकेगा। अर्थशास्त्र में बच्चों आर्थिक व्यवहार, आर्थिक समस्याओं तथा आर्थिक विश्लेषण के परिचय के लिए मान्यताओं के साथ साथ कुछ शब्दावली जैसे चल राशियाँ, वेरिएबल्स। तो मान्यता जो अर्थशास्त्र के जो नियम व सिद्धांतों का जब आर्थिक विश्लेषण किया जाएगा तो कुछ मान्यताओं को लेकर चलते हैं, कुछ दी हुई परिस्थितियाँ, कुछ बातें हैं, दशाएं हैं, जो मान्यताएं होती हैं जिनको मानकर चला जाता है। तो उनके साथ साथ कुछ शब्दावली जैसे कि चल राशियाँ यानी कि वेरिएबल्स, चल राशियाँ या वेरिएबल बच्चों क्या है, जैसे एक्स वाई, ये दो वेरिएबल है। तो वेरिएबल यानी कि जो बदलते रहते हैं, इनका मान बदलता रहता है। स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट, जो कि स्थिर है, बदलता नहीं है, जैसे x प्लस वाई प्लस 5 बराबर x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ 5 क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्राचल, पैरामीटर्स। तो यहाँ पे बच्चों जो प्राचल यानी कि पैरामीटर्स हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जब राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत बच्चों जो एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य सम्मिलित किया जाता है उसकी गणना के अंतर्गत। तो उस समय जो पैरामीटर्स जो लिए जाते हैं, यानी कि जो अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि एवं मत्स्य क्षेत्र आता है, और द्वितीय क्षेत्र में आता है औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक खनन क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो इसके अंतर्गत जो पैरामीटर्स हैं, राष्ट्रीय आय में इनका कितना कितना योगदान है, कृषि का राष्ट्रीय आय में कितना योगदान रहा, और खनन औद्योगिक क्षेत्र का कितना रहा, सेवा क्षेत्र का कितना योगदान रहा। तो ये हो गए बच्चों पैरामीटर्स। अब यहाँ पे परिकल्पना, हाइपोथेसिस। परिकल्पना यानी कि शोध करना, अध्ययन करना कोई भी समस्या पे, कोई समस्या आई, जैसे कि अभी हम अगली जो वीडियो पढ़ेंगे बच्चों, वो वीडियो होगी अर्थशास्त्र की मुख्य आर्थिक समस्या। मुख्य आर्थिक समस्या क्या है वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो के अंतर्गत। तो मुख्य आर्थिक समस्या, पहले समस्या है, फिर उस पर क्या है शोध करेंगे, फिर परिणाम निकलेगा। तो जब उस पर जो समस्या पर एक परिकल्पना की जाती है, परि यानी कि चारों ओर और कल्पना
उसके ऊपर जो भी हमें शोध करना है उसकी कल्पना की जाती है। तो इस तरह से जैसे मुख्य आर्थिक समस्या क्या है, अब मुख्य आर्थिक समस्या हम पढ़ेंगे तब बताएंगे, पता चलेगा कि मुख्य आर्थिक समस्या क्या है। उसके अंतर्गत पहले परिकल्पना करेंगे, कल्पना की जाती है किसी भी चीज़ के लिए, फिर उस पर शोध किया जाता है, फिर उसका परिणाम निकलता है। अभिस्वीकृतियाँ, एक्जिम्स, यानी कि कुछ चीज़ें दी हुई मानकर चलते हैं, कुछ चीज़ पहले से ही है कि ये चीज़ है, जैसे उसके बाद वो नियम बनता है, फिर उसका शोध किया जाता है कि जैसे मांग का नियम क्या है। मांग का नियम जैसे इसमें कहते हैं कि मांग कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगा, ये है, ये चीज़ किसके अंतर्गत है, मांग के नियम के अंतर्गत है। तो एक्जिम्स यानी कि ये चीज़ है, उसके बाद में वो नियम बना है, फिर उस पर नियम पे अध्ययन किया जाएगा। नियम्स व लॉ, जैसे मांग और पूर्ति का नियम। अब भविष्यवाणी यानी कि प्रिडिक्शंस जो होती है, जैसे भविष्यवाणी है कि हमें अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो विकास हुआ है इसका भविष्यवाणी तक के चरण तक इसका पूरा विकास हो चुका है कि आगे क्या होगा, कि किसी भी वस्तु की कीमत, एक उत्पादक है, उत्पादन करते समय ये भविष्यवाणी, ये सोचता है, ये विचार करता है भविष्यवाणी, आगे भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। तो ये भविष्यवाणी, प्रेडिक्शंस इत्यादि का ज्ञान व समझ लेना भी आवश्यक है। किनके साथ साथ, अर्थशास्त्र की मान्यताओं के साथ साथ इन सब चीज़ों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। उनके किसके, अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांतों के आर्थिक विश्लेषण करने के लिए। तो बच्चों, जो ये आज हमने पढ़ा है ये 7वां पार्ट है, और इससे पहले जो 6 पार्ट दिए गए हैं वो हमारे नीचे लिंक में उपलब्ध है, उनको पढ़ते रहिएगा। और अगली जो वीडियो होगी हमारी मुख्य आर्थिक समस्या, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि अर्थशास्त्र की जो मुख्य आर्थिक समस्या क्या है उसको पढ़ेंगे पार्ट 8 के अंदर। तो धन्यवाद बच्चों।